हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने कुछ रिलेशंस पढ़े थे बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी एंड ऑल। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और टर्म्स भी पढ़ते हैं हमने। एक्चुअली क्या है, ये टर्म्स ज़रूरी है हमें चैप्टर समझने के लिए। जैसे जैसे हम टर्म्स समझते चले जाएंगे वैसे वैसे आगे इनका यूज़ समझना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में नई नई टर्म्स ही इंट्रोड्यूस की हुई है, तो हम टर्म्स ही समझते हुए चलते हैं। सो आज है आपकी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी के आगे ना हमेशा एक क्वांटिटी लग जाएगी। अगर आप मास डेंसिटी निकालते हो तो मास बाय वॉल्यूम, अगर आप क्या निकालते हो, आपने एक और डेंसिटी निकाली थी इसी तरह, सॉरी आई फॉरगॉट। अभी इसी की बात कर लेते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब है कि करंट अपने एरिया या अपने वॉल्यूम में कितना ज़्यादा उसका डेंस है, कितनी क्वांटिटी है उसकी। तो करंट जो है वो अपने एरिया में कितना ज़्यादा डेंस है, कितनी क्वांटिटी है, उसकी बात करेंगे हम। सपोज़ करो कि ये हमारा एक सर्कल है, इसमें लूप में हमारा जो है करंट फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन नॉर्मल। नॉर्मल मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितने एरिया में से फ्लो कर रहा है। तो करंट डेंसिटी को कैपिटल जे से लिखते हैं। जे इज इक्वल टू आई बाय ए। आई क्या होता है? क्यू बाय टी। अब मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला है। अगर सपोज करो आपका करंट फ्लो करना था इस डायरेक्शन में बट ऐसे फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई एंगल आ रहा है, अल्फा, थीटा, बीटा, समथिंग कुछ भी, तो हम क्या लेंगे? जो करंट की डायरेक्शन में एंगल होगा ना, जो उसके नॉर्मल एंगल होगा, जो उसका कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट उठाएंगे। वो होता है ए कोस थीटा। थीटा डिपेंड्स कि कितना हमारा जो फील्ड है, जो एरिया है, वो सस्पेंड हुआ है इधर। तो वहाँ पर करंट डेंसिटी क्या आ जाएगी? आई बाय ए, यानी ए कोस थीटा। तो जब मैं ए कोस थीटा को इधर लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू जे ए कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला था? ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था। जे डॉट ए आ गया यहाँ से, यानी कि करंट तो हमारे पास स्केलर था, हमें पता ही था। यानी कि अब जो ये जे है, करंट डेंसिटी है, ये क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अब करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे। हमें पता है करंट का फॉर्मूला ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, और करंट डेंसिटी इज आई बाय ए। तो इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर देंगे, ए से ए कैंसिल करेंगे तो क्या बच गया? एन ई वी डी। ये फॉर्मूला निकल गया हमारे पास। सिमिलरली हमारी जो करंट डेंसिटी है उसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी? एम्पियर मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है कंडक्टेंस। देखो हमारे पास दो टर्म आती है, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। कंडक्टेंस है, एक कंडक्टिविटी है। आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जो कंडक्टेंस है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस हमें ये बताता है कि हमारा जो चार्ज है वो कितनी इजीली फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस क्या बता रहा था कि चार्ज पे कितना ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है, कितना उसको अपोज कर रहा है। तो ये एक दूसरे को क्या हो गए? रेसिप्रोकल हो गए। कैपिटल जी से लिखते हैं कंडक्टेंस को। कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r। आर इज द रेजिस्टेंस। तो फिर इसकी यूनिट क्या होगी? आर की यूनिट क्या है? ओहम। तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा? ये ओहम इनवर्स। इसी को हम इनवर्स को कैसे लिखते हैं? मोह या फिर सीमन। सीमन साइंटिस्ट के नाम था जिन्होंने कंडक्टिविटी के कंडक्टेंस के बारे में हमें बताया था। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की अपोजिट होती है। ये बताती है कि हमारा जो कंडक्टर है वो कितना ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे रेजिस्टिविटी बताती थी हमें। तो ये 1/ρ के इक्वल होगी। इसको सिग्मा से लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स, मोहम मीटर इनवर्स, सीमन मीटर इनवर्स।
तो यहाँ से अगर हम इसकी डायमेंशंस भी निकालेंगे तो इसके डायमेंशन आ जाएंगे ये तो आप खुद ही निकाल सकते हो, वेरी इजी टू। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दो। n क्या था, नंबर डेंसिटी, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिए L-3 यहाँ गया। E क्या है, चार्ज, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए t। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, इसके लिए t। m क्या है, मास, मास के लिए m। इसको सॉल्व करके आ जाएगा। अब जो हमारे कंडक्टिविटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे हमारी रजिस्टिविटी को दो ही फैक्टर्स अफेक्ट करते थे, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। सिमिलरली कंडक्टिविटी को ही भी दो ही फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, दैट इज नेचर एंड टेम्परेचर। देखो हमारी जो रजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला था m/n e². इसको ही अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो मेरी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। तो इसमें वो किस किस पे डिपेंड हो रही है, n पे और टो पे। n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट कंडक्टिविटी होगी, और टो के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे टो डिक्रीज कर जाएगा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम सिग्मा यानी कंडक्टिविटी और टेम्परेचर में ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो आगे है हमारा वो थोड़े थोड़े रिलेशंस है दो तीन चीज़ों के बीच में। अभी हमने जो निकाली है रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ, करंट डेंसिटी, इन सब के बीच में छोटे छोटे रिलेशंस हैं। उन्हें निकालना अगर आप नहीं भी चाहते डेराइव करना तो मत करना, उनके जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज है वो थोड़े से क्रैम कर लेना, रिमाइंड कर लेना। रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा ई। देखो जे सिग्मा ई क्या होता है, ये ओम्स लॉ ही है इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो मैक्रोस्कोपिक में पढ़ रहे थे। मैक्रोस्कोपिक मतलब ऐसे मटेरियल्स यूज़ कर रहे थे जो विजिबल हैं हमारी आई से, जिनको हम यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन यही करंट, यही सब चीज़ें अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाएं, छोटे लेवल पे जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से काम कर रहे हैं, ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ हम सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं, ऐसी जगह के लिए ओम्स लॉ में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। उसके लिए एक नया ओम्स लॉ डेराइव करना है, वो करंट डेंसिटी की फॉर्म में डेराइव होगा। तो यहाँ पे हमारा I क्या था, I इज इक्वल टू दिस, और VD क्या था, E/τm। इसकी वैल्यू पुट करके I की वैल्यू निकालनी है यहाँ तक, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से I इधर ले आएंगे, I/A इज इक्वल टू दिस। देखो I/A क्या होता है, करंट डेंसिटी J लिख दिया, E का E आ गया एज इट इज। अब जो ये वाली टर्म बची, ये क्या होता है, अगर हम इसे रो से, ये क्या थी हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू भी होती है, डायरेक्ट अगर चाहो तो लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट ना लिखो तो ये रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, क्योंकि रजिस्टिविटी की वैल्यू ये है, तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। पुट कर दिया, उसके बाद 1/ρ क्या होता है, कंडक्टिविटी। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसी को अगर वेक्टर में लिखोगे, जो सिग्मा होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जे के ऊपर वेक्टर और ई के ऊपर वेक्टर। दैट मीन्स करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक डायरेक्शन में लगेंगे। नेक्स्ट है रजिस्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखो जिस भी चीज़ के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, उन दोनों के बीच की कॉमन टर्म्स ढूंढनी पड़ती है। आई का फॉर्मूला तो डायरेक्ट उठा ही लिया करो, क्योंकि आई इज द कॉमन टर्म बिटवीन ऑल दिस, क्योंकि हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एग्जैक्ट रिलेशन है, उस रिलेशन के बेस पे हम निकाल सकते हैं। सेकंड, हमें मोबिलिटी का निकालना है, तो मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक रिलेशन है, निकाल लिया। देन हमें पता है J इज इक्वल टू I/A, या फिर हम क्या कह सकते हैं, अभी हमने निकाला सिग्मा इंटू ई, ऊपर निकाला है, या E/ρ। ये सब चीज़ें अभी हमने ऊपर डेराइव किया। हमें कौन सा चाहिए इसमें से, रजिस्टिविटी चाहिए, तो रजिस्टिविटी उठा लेंगे। I/A इज इक्वल टू E/ρ। ये किसके इक्वल होता है, NeVd के, ठीक है। Vd की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, μe,
देखो ये कहाँ से आया, इस वाले फॉर्मूले से I/A निकालोगे तो क्या आ जाएगा NEVD, और VD को यहाँ से पुट कर दोगे म्यू ई, तो ये क्या आ गया, E से E कैंसिल हो गया, रो इज इक्वल टू 1/NE म्यू। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी हमें दिमाग में रखनी भी पड़ती हैं। बेसिक सी बात है, यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ये मत सोचना कि आपको क्यों नहीं याद हो रहे फॉर्मूलाज, क्यों नहीं याद हो रहे। इन्हें याद करने के दो ही तरीके होते हैं। फर्स्ट, आपके जितने भी एक यूनिट के अंदर फॉर्मूलाज आएँ उन्हें एक सेपरेट पेज पे लिख लो। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उन फॉर्मूलाज को देखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उनमें से फॉर्मूलाज ढूंढो, ये न्यूमेरिकल में यहाँ फिट होगा। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको फॉर्मूला दिमाग में रहेंगे। ये सिर्फ इसलिए नहीं होती न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, आपको एक तो फॉर्मूला की एप्लीकेशन पार्ट समझ में आता है कि हम लाइफ में कहाँ लगा रहे हैं उस फॉर्मूला को, क्या यूज़ हो रहा है उसका। सेकेंड, आपको डेरिवेशन में लास्ट का आंसर भी याद रहता है कि आपका सही निकला है या नहीं, अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। मतलब हमें अब मटेरियल्स डिवाइड करने हैं इस हिसाब से कि किसकी सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी है, किसकी सबसे कम कंडक्टिविटी है। एज वी ऑल नो, सबसे कौन कम कंडक्ट करता है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की लो कंडक्टिविटी होगी क्योंकि वो चार्जेस को फ्लो होने नहीं देता। एग्जाम्पल ग्लास, रबर, वुड एक्सेट्रा। कंडक्टर्स की सबसे हाई कंडक्टिविटी होती है, इनमें मेटल्स आते हैं और कुछ एलॉयज भी आ जाते हैं। और थर्ड आते हैं सेमीकंडक्टर्स। इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। कैसे? ये कंडक्ट नहीं करते नॉर्मली वैसे, लेकिन जैसे ही इन्हें हम थोड़ा थोड़ा फील्ड देते चले जाएंगे, दे विल स्टार्ट टू कंडक्ट। ये होते हैं आपके जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। आप ग्रुप 14 में जाकर देखोगे ना, ग्रुप 14 आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री में, उसके ग्रुप 14 में देखना आपको ये दो एलिमेंट्स मिलेंगे वहाँ पे। ये जो है हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे विद EMF और रेजिस्टेंस। जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था एक चीज़ कि रेजिस्टेंस को हम पैरेलल और सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं, उनके क्या फॉर्मूलाज हैं, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी इन सब के बीच में क्या रिलेशंस हैं, वो एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस यूनिट में उसके फॉर्मूलाज उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स यूज़ होते हैं, और वो कोई भी डेराइव नहीं करवाएगा आपको कि अब आपको डेराइव करवा रहे हैं उन चीज़ों को वापस वो फॉर्मूलाज बता रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट उन फॉर्मूलाज 10th वाले फॉर्मूलाज के बेसिस पे आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स जरूर करवा देंगे। सो उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में 10th क्लास के लिए वीडियो छोड़ दूंगी, वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, आप उसमें से देख लेना एक बार उसे। ओके, तो हम कल वो स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आई थिंक आप सब एक बार वीडियो को पूरा रिवाइज कर लें। वो पूरा चैप्टर मैंने 2 ही वीडियोज़ में करवाया हुआ है 10th का, तो एक बार उस पूरी दोनों वीडियोज़ को देख लेना। मैक्सिमम 30 मिनट्स की पड़ती हैं दोनों मिला के भी, 30-40 मिनट्स की, तो देख लेना उसे एक बार। अदरवाइज फिर कल का लेक्चर आपको समझने में मुश्किल होगी। ओके, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपके किसी फ्रेंड को भी अच्छा लगता हो और उसे भी फिज़िक्स में हेल्प चाहिए हो तो उसके साथ भी वीडियोज़ के लिंक शेयर किया करो। ओके, थैंक यू।